वेलकम टू नेट फैट जंकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले किसी वीडियो में किसी ने रिक्वेस्ट की कि एमएमए के जजिंग क्राइटेरिया पे एक वीडियो बनाया जाए। मैंने ऐसा पहले किया नहीं है और ये थॉट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही बता दूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट मेरे दोस्त, अगर तुम्हें एमएमए पसंद है ना, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा फाइटिंग वॉचिंग एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि नॉलेज एक इकलौती ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं पूरी ज़िंदगी नॉलेज की राह में भटकता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी भटकते रहें। ये मेरा वादा है कि हर दिन आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ के लेवल को बेहतर होता हुआ देखेंगे, चाहे वो एमएमए का नॉलेज हो चाहे किसी और चीज़ का नॉलेज हो। एनीवेज, बकचोदी बंद करते हैं, काम चालू करते हैं। देखिए, ये बात तो ज़रूरी है कि एमएमए क्राइटेरिया कैसे काम करता है जजिंग का, ये समझना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप फाइट को सही से मज़ा लेके देख सकें और आपको जो जजेस जो डिसीजन लेते हैं उनके पीछे का कारण समझ में आए। और आपको ये भी समझना होगा कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है और जजेस किस हिसाब से काउंट करते हैं, ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जजेस कम चूतिए नहीं है, वो अपना कभी कभी दिमाग लगाते हैं। मैं आपको जब एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा तो उन चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कागज़ पे कुछ और है और जजेस के दिमाग में कुछ और। देखिए, एक्चुअली जो क्राइटेरिया है ना एमएमए की जजिंग का, वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है कि हम बॉक्सिंग क्राइटेरिया को और एमएमए क्राइटेरिया को एक साथ मिला लेते हैं और वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए कई लोग जो एमएमए फाइट देखते आए हुए हैं वो बॉक्सिंग को सही से जज नहीं कर पाते, और जो लोग जिंदगी भर बॉक्सिंग देखते हुए आए हैं वो एमएमए जज नहीं कर पाते। इन दोनों के क्राइटेरिया एक जैसे भी हैं और एक जैसे नहीं भी हैं। उनका कारण ये है कि, खैर मैं आगे बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, इस रूल के जो है, ये मैं जिस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ वो लेटेस्ट यूनिफाइड रूल है। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपने कमेंट बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक लिंक भी आपको दे देता हूँ ताकि आप सीधे सीधे डाउनलोड करके खुद भी उन चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है ना। हाँ, इसमें एक दो एक्सेप्शन तब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यूएफसी सिंगापुर जाता है, तो सिंगापुर को जो कमीशन है उसके जो रूल होंगे वो उस पर प्रियोरिटी दी जाएगी, इन रूलों के ऊपर उसको प्रियोरिटी दी जाएगी। ठीक वैसे ही अमेरिका में टेक्सास में जो अगर फाइट हो रही है तो वहाँ पे बॉक्सिंग थोड़ी हावी होती है, इसलिए रिंग जनरलशिप को बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि रिंग जनरलशिप क्या होती है। ठीक है। बाकी इस रूल जो है 98% जो फाइट आप देखने वाले हैं उस पर ये जजिंग क्राइटेरिया फॉलो करेगा। बस 1-2% फाइट ऐसी होंगी जहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगली बात जो हमें समझनी है वो है कि क्या एमएमए क्राइटेरिया बॉक्सिंग क्राइटेरिया एक है? एक जैसे दिखते तो हैं ये, बट एक नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ दोनों के बेसिक पॉइंट नहीं, मैं एमएमए के बेसिक पॉइंट बताता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वो कैसे बॉक्सिंग से अलग है। देखिए, एमएमए में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? डैमेज या इम्पैक्ट, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, एग्रेशन और ऑक्टागन कंट्रोल। एक बार फिर से, डैमेज या इम्पैक्ट दोनों एक ही चीज़ है। इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, अग्रेशन, ऑक्टागन कंट्रोल। ग्रैपलिंग के हिस्से को हटा दिया जाए तो सारी चीज़ें बॉक्सिंग पे भी लागू हो सकती हैं, जैसे कि डैमेज, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग को आप हटा दें, एग्रेशन को आप रखे रहें, ऑक्टागन कंट्रोल की जगह रिंग कंट्रोल। बट दोनों में ये फ़र्क है कि एमएमए में प्रियोरिटाइज लेवल पे ये फॉलो होते हैं, वहीं बॉक्सिंग पे इन पे इकट्ठा ध्यान दिया जाता है। सिंपल है, पहले बॉक्सिंग समझते हैं। अगर आप एक बॉक्सिंग फाइट को जज कर रहे हैं ना, तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा? डैमेज या इम्पैक्ट, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, अग्रेशन और रिंग कंट्रोल। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे और फिर जज करेंगे कि कौन राउंड जीता है या नहीं जीता है। बल्कि और एमएमए में ऐसा नहीं होगा। एमएमए में प्रियोरिटी है। प्रियोरिटी आपको मैंने पहले बता दी है। डैमेज, इम्पैक्ट, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, अग्रेशन, ऑक्टागन कंट्रोल। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डैमेज अगर कोई फाइटर कर रहा है तो बाकी सारी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि डैमेज बराबर है या डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, तो अपन ग्रैपलिंग में जाएंगे। मान लीजिए कि ग्रैपलिंग हुई नहीं, स्ट्राइकिंग हुई नहीं, तो फिर अपन एग्रेशन पे जाएंगे। मान लीजिए कि डैमेज नहीं है, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग नहीं है, ग्रैपलिंग नहीं है, तो एग्रेशन पे जाएंगे। एग्रेशन भी नहीं है तो फिर रिंग कंट्रोल या ऑक्टागन कंट्रोल पे जाएंगे। ठीक है ना। रिंग कंट्रोल तो बॉक्सिंग में होता है। आप समझ गए दोनों में फर्क? बॉक्सिंग में क्राइटेरिया एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहीं एमएमए में प्रियोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके,
यार अभी तक अगर आप बैठे हुए हो इसका मतलब आप वीडियो में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो, तो अभी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में क्लिक कर दो, हो सके तो वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक बार फिर से चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, बट ये भी बताऊंगा कि जजेस उस क्राइटेरिया से क्या निकालते हैं और क्या गलत इंप्लीमेंट करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और जैसे कि हम आप हमारे आसपास के लोग चूतिया हो सकते हैं, वैसे जजेस भी कई बार चूतिया होते हैं। उन्हें या तो क्राइटेरिया समझ में नहीं आता, या वो अपने मन से क्राइटेरिया बना के आते हैं और उस हिसाब से जजिंग करते हैं। पूरी दुनिया पूरब जा रही होती है, वो पश्चिम जा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब अपन सीरियसली क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो है यूनिफाइड जजिंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आपको पूरी दुनिया में फॉलो होता हुआ दिखेगा, और इसकी मैंने एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में रख रखी है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे होस्ट की है, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है यूनिफाइड जजिंग क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम। जब 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है विनर के लिए, यानी कि जो भी राउंड जीतता है जजेस के हिसाब से उसको 10 पॉइंट मिलने ही चाहिए। 9 पॉइंट आप नहीं दे सकते। आपने कभी कोई बकचोदी सुनी होगी कि 10-9 मस्ट सिस्टम। नो, 10-9 मस्ट सिस्टम नहीं होता, 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम होता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि विनर और लूजर में कितना फर्क है, उससे फर्क पड़ेगा कि लूजर को कितने पॉइंट मिलते हैं। मोस्ट प्रॉबली लूजर को 10-9 यानी कि 9 पॉइंट मिलते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो 10-8 मिल सकते हैं, यानी कि लूजर को 8 मिल सकते हैं। और बिल्कुल अपरंपार, बिल्कुल दुनिया के बाहर का डिफरेंस अगर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा नॉकडाउन हो गया हो, 2 नॉकडाउन हो गए हो, कुछ और ग्रैपलिंग में भी डैमेज हो गया होगा, बहुत सारा डैमेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई होंगी, तब जाके 10-7 मिलता है। 10-7 बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आपको पता है एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा रेयर है और जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो है 10-10। 10-10 सिस्टम कहता है कि 10-10 ये बहुत रेयर है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि 10-10 मिलते हैं। 10-10 ये कहता है कि दोनों फाइटर ने या तो कुछ नहीं किया या तो बिल्कुल बराबर किया। जजेस बहुत ही कम ऐसा होता है कि 10-10 किसी को देते हैं। मैं यहाँ पे उनसे अग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि 10-10 सिस्टम इतना रेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप याद करिए हम कितनी फाइट ऐसी देखते हैं जहाँ पे या तो दोनों फाइटर कुछ नहीं कर रहे हैं या तो दोनों फाइटर बराबर पे हैं। यहाँ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से कौन वो राउंड जीता है। तो 10-10 दे के उस राउंड को ड्रॉ माना जा सकता है, बट जजेस ये नहीं करते हैं। वो हमेशा 10-9 देंगे, किसी न किसी को जीत देंगे ही देंगे, और यही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाद में, ठीक है। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करते हो, आप उन लोगों में से हो जिनका मानना है कि भाई राउंड किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अगर दोनों बराबर हैं तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को भी देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि तभी तो ज़्यादा डिसीजन मिलेंगे, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट मेरा मानना है कि अगर जजेस कोशिश करते ज़्यादा 10-10 देने की, तो रॉबरीज जो है ना वो नहीं होती। क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं कि भाई यार राउंड नंबर ये 3 राउंड तो पक्का पता है, पर ये चौथा राउंड कौन जीता ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उस राउंड में अगर 10-10 दिया होता तो दैट वुड हैव बीन ईजी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, याद है मैंने क्या कहा था? प्रियोरिटाइज फार्मूला होता है, यानी कि पहली चीज़ देखी जाएगी, दूसरी चीज़ देखी जाएगी, उसके बाद जब पहली चीज़ अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग। जब इफेक्टिव स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट। यानी कि आपकी स्ट्राइकिंग या ग्रैपलिंग तभी इफेक्टिव है जब उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी स्ट्राइकिंग हवा में हाथ घुमाना है या फिर 2-3 हल्के हल्के से झापड़ मारना है जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट को आप सिंपली डैमेज से समझिए। डैमेज नहीं हो कर रही है अगर वो स्ट्राइकिंग, तो वो इफेक्टिव नहीं है। डैमेज नहीं कर रही है वो ग्रैपलिंग, तो वो इफेक्टिव नहीं है। ध्यान रखा, डैमेज नहीं कर रही है अगर वो ग्रैपलिंग, तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो अगर इफेक्टिव स्ट्राइकिंग या ग्रैपलिंग होती है, जिससे कि सिंपली वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि डैमेज जो है वो सबसे पहला क्राइटेरिया है। अगर फाइटर नंबर ए फाइटर नंबर बी के खिलाफ ज़्यादा डैमेज करता है तो फाइटर नंबर ए वो राउंड जीतता है, और भी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि फाइटर नंबर बी जो है उस राउंड में 4 मिनट 30 सेकंड तक ठीक ठाक स्ट्राइकिंग कर रहा हो और आगे चल रहा हो, बट आखिरी के 30 सेकंड में फाइटर ए फाइटर बी को नॉक डाउन कर देता है, यानी कि ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो बाकी सारी चीज़ें गधे के पिछवाड़े में घुस जाती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? डैमेज।
डैमेज को यहाँ क्या कहा गया है, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग या ग्रैपलिंग, यानी कि एक ऐसी ग्रैपलिंग या स्ट्राइकिंग जिनसे इम्पैक्ट हो। इम्पैक्ट वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि डैमेज वर्ड बहुत खतरनाक लगता है, पर अगर आपने कमेंट्री सुनी हो तो सब ये वर्ड यूज करते हैं डैमेज, कुछ चूतिया इम्पैक्ट भी यूज करता है। उम्मीद है कि ये चीज पूरी तरह समझ में आ गई है कि क्राइटेरिया जो है क्या है, क्राइटेरिया की प्रायोरिटी क्या है, और प्रायोरिटी में सबसे पहली चीज क्या है, और वो है डैमेज, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग एंड इफेक्टिव ग्रैपलिंग। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ और बात करनी पड़ेगी इसमें, जो आपको जिंदगी आपकी क्लियर कर देगी। इफेक्टिव ग्रैपलिंग, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बट इफेक्टिव ग्रैपलिंग आप समझिए। इफेक्टिव ग्रैपलिंग वही ग्रैपलिंग है जो डैमेज करती है। टेक डाउन के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है इस पूरे क्राइटेरिया में। आपके ऊपर अगर कोई बैठ के कंट्रोल कर रहा हो आपको, तो भी कोई पॉइंट नहीं दिया जाता है इस क्राइटेरिया में, समझ गए आप? टेक डाउन के पॉइंट नहीं मिलते हैं, ऊपर से कंट्रोल करने के भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, या फिर कहना चाहिए कि टेक डाउन के पॉइंट नहीं मिलना चाहिए इस क्राइटेरिया के अनुसार, और ऊपर से बैठ के कंट्रोल करने के पॉइंट भी नहीं मिलने चाहिए इसके अनुसार, अगर कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं आप स्ट्राइकिंग में। यानी कि आप टेक डाउन करते हैं, ग्राउंड एंड पाउंड करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एग्रेशन, जिसको अपन कहेंगे कि आप फाइट को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक से कंट्रोल कर रहे हैं, अग्रेशन में से आगे है तो मैं आपको समझाऊंगा अग्रेशन का, ठीक है। तो अगर आप टेक डाउन ही करते हैं और सिर्फ कंट्रोल करते हैं, या टेक डाउन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो आपको पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। बट बकचोदी यही है मेरे दोस्त, इसी पॉइंट पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप ये देखेंगे कि दो फाइटर बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं, ऊपर आखिरी में एक फाइटर दूसरे को टेक डाउन कर लेता है, जजेस उसको वो राउंड दे देते हैं। आप देखेंगे कि एक फाइटर दूसरे फाइटर को 2-3 मिनट तक कंट्रोल करता है, कोई भी डैमेज नहीं करता है, कुछ भी डैमेज नहीं करता, बट कंट्रोल ही करता है, बस ऊपर लेटे रहता है उसके। तो आप देखेंगे कि जजेस उसको वो राउंड दे देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको फर्क बताऊंगा कि कागज में क्या है और जजेस क्या करते हैं। तो कागज में तो ये है कि इफेक्टिव ग्रैपलिंग वही ग्रैपलिंग है जिससे डैमेज हो, बट यहाँ पे ये है कि भैया टेक डाउन में भी पॉइंट मिल जाता है, ऊपर से कंट्रोल करने में भी पॉइंट मिल जाता है, जो कि मिलना नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे करता हूँ? भाई मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ। मुझे पता है कि जजेस क्या सोच रहे होंगे, मैं उस हिसाब से जज करता हूँ फाइट को, क्योंकि मुझे पता है कि जजेस ये तो नहीं सोच रहे कि अगर मैं देखूँ ना कोई भी आदमी 3 मिनट कंट्रोल कर रहा है ना ऊपर से, तो मुझे आप जजेस से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो एक्चुअली क्राइटेरिया के हिसाब से उसको कोई पॉइंट ही ना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फर्क समझना है कि कागज पे क्या लिखा है और एक्चुअल में क्या होता है। मुझे पता है कि इससे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा झुंझलाहट आएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा, बट क्या करें, साली ये दुनिया अगर ब्लैक एंड व्हाइट होती ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट ये दुनिया ग्रे है मेरे दोस्त। कागज पे कुछ और है और असलियत में कुछ और। खैर, अब हम एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे चलते हैं, जो कि है इफेक्टिव अग्रेसिवनेस। तो इफेक्टिव एग्रेसिवनेस को ना सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो भी फाइटर फाइट को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है ना, वो इफेक्टिव अग्रेसिवनेस दिखा रहा है। मान लीजिए कि स्ट्राइकिंग में दो फाइटर हैं, स्ट्राइकिंग में दोनों के दोनों लगभग लगभग, पहली बात तो आप एक बार फिर से मैं आपको प्रायोरिटाइज वाला मॉडल बता देता हूँ। ये मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्राइटेरिया नंबर 1 जो कि है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग ग्रैपलिंग, यानी कि जो डैमेज है, अगर एक फाइटर दूसरे फाइटर को डैमेज कर रहा है ना, तो बाकी आपको सारी चीज देखने की जरूरत है ही नहीं। पर मान लीजिए कि इफेक्टिव एग्रेसिवनेस पे हम तब ही आएंगे जब इफेक्टिव स्ट्राइकिंग ग्रैपलिंग जो है दोनों की दोनों बराबर है, ठीक है ना। तब हम एग्रेसिवनेस पे आएंगे कि कौन सा फाइटर फाइट को एक्चुअली फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, ये है एग्रेसिवनेस। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा ना कि भाई किसी को सिर्फ टेक डाउन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि वो डैमेज नहीं कर रहा है टेक डाउन देने के बाद, बट उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, ग्रैपलिंग में उसको सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बैक लेने की कोशिश कर रहा है, या गार्ड पास करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये सारी कोशिशें जो होती है, गार्ड पासिंग, आप किसी की बैक लेते हैं, आप किसी का हाथ रिमूव करते हैं उसकी पूरी बॉडी से, यानी कि एक्चुअली आप फाइट को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट आपको मिलना चाहिए, और इफेक्टिव एग्रेसिवनेस वाली जो बात है वो आपके पक्ष में जानी चाहिए। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो राउंड आपको जाना चाहिए, समझ गए। पहला, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग, यानी कि जो डैमेज है वो बिल्कुल बराबर है। उसके बाद आपने एग्रेसिवनेस दिखाई और फाइट को खत्म करने की कोशिश की, तो राउंड आपके पास जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे एक्चुअली जजिंग होनी चाहिए और कैसे होती है। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि फाइटर ए ने फाइटर बी को टेक डाउन किया और 3 मिनट तक कंट्रोल किया,
बाद में फाइटर बी ने फाइटर ए को रिवर्स किया, यानी कि फाइटर ए ने सिर्फ 3 मिनट तक कंट्रोल किया था, कोई डैमेज नहीं किया था, ठीक है। फिर फाइटर बी जो है 3 मिनट के बाद उसको रिवर्स करता है और बाकी बचे हुए 2 मिनट या 1.5 मिनट जितना भी टाइम उसके पास बचा हुआ है उसमें सामने वाले को सबमिट करने की कोशिश करता है। यानी कि कंट्रोल क्या है, एक के पास 3 मिनट का कंट्रोल है, एक के पास लगभग 2 मिनट का कंट्रोल है। बट ना फाइटर नंबर बी जो है वो फाइटर नंबर ए को सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो राउंड किसको चलना चाहिए, फाइटर नंबर बी को। बट कभी कभी जजेस जो है यही चीज आपसे छीन लेते हैं। ओके, खैर आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि टेक डाउन डिफेंस के भी पॉइंट मिलने चाहिए। अगर कोई फाइट को लगातार डिफेंस कर रहा है टेक डाउन्स को और 10 में से 9 बार डिफेंड कर लेता है तो उसको भी पॉइंट मिलना चाहिए। एशिया में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो टेक डाउन डिफेंस के भी पॉइंट देती हैं, मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और क्राइटेरिया के अगले कदम पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं जो है फाइटिंग एरिया कंट्रोल। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है फाइटिंग एरिया कंट्रोल। फाइटिंग एरिया कंट्रोल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, केज कंट्रोल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि हर फाइट केज में नहीं होती है, बहुत सी फाइट रिंग्स में भी होती हैं, बहुत सी पॉइंट जो है वो गोल वाले केज में भी होती हैं, कुछ ऑक्टागन में भी होती हैं, कुछ हेक्सागन में भी होती हैं, कुछ पेंटागन में भी होती हैं। एनीवेज, अब मान लिया हमने कि इफेक्टिव स्ट्राइकिंग बराबर है दोनों की, उसके बाद एग्रेशन भी दोनों का बराबर है, तभी इस पॉइंट पे आएंगे। ये है केज कंट्रोल, सिंपली वर्ड में कहा जाए तो रिंग एरिया कंट्रोल है, केज कंट्रोल ही आप समझ लीजिए। केज कंट्रोल यानी कि जो केज को कंट्रोल कर रहा है, जो फाइटर डिसाइड कर रहा है। केज कंट्रोल क्या है, बहुत सिंपल सी वर्ड, वो फाइटर जो ये डिसाइड कर रहा है कि केज के किस पार्ट में फाइट होगी, सेंटर में या केज के कोने में या केज के सेंटर और कोने के बीच में। यानी कि जो एक्शन को पुश कर रहा है, आपने कभी कभी कमेंटेटर को कहते सुना होगा कि भाई ये एक्शन पुश कर रहा है, यानी कि वो केज को कंट्रोल कर रहा है। बॉक्सिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, इसीलिए बॉक्सिंग में सालों साल ऐसा होता रहा है कि बॉक्सर जो है पीछे हटने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि केज कंट्रोल के सॉरी रिंग कंट्रोल होता है वहां पे, रिंग कंट्रोल के पॉइंट जो है सामने वाले को चले जाते थे। बट फिर बाद में क्या हुआ था, पीछे हटते हुए भी लोग नॉकआउट करने लगे, तो वो पॉइंट जो है वो चला गया, बट फिर भी केज कंट्रोल पॉइंट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पर ये तभी इफेक्टिव है, बॉक्सिंग में तो गिना ही जाएगा, आप कैसे भी कर रहे हो, आपकी जो इफेक्टिव स्ट्राइकिंग है उसके साथ भी गिना जाएगा, और आपके एग्रेसिवनेस के साथ भी गिना जाएगा। बट एमएमए में ऐसा नहीं होता। एमएमए में सबसे पहले आप डैमेज देखेंगे, डैमेज कुछ नहीं हुआ तो एग्रेसिवनेस देखेंगे, एग्रेसिवनेस भी आपको दिखाई नहीं दे रही ना, तब आप केज कंट्रोल पे देखेंगे। ठीक है, तो केज कंट्रोल क्या होता है मैंने समझा दिया, और कब ये काम आएगा, जब कुछ नहीं हो रहा होगा, जब ऊपर की दो चीजें कम नहीं हो रही होंगी। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको 10 पॉइंट मास सिस्टम भी बताओ, सॉरी 10 पॉइंट मास सिस्टम भी समझा दिया था। 10-9 कब होगा, जब एक फाइटर दूसरे फाइट को हरा रहा है थोड़े से अंतर से, या मतलब सिग्निफिकेंट अंतर से। 10-8 कब होगा, जब बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और 10-7 क्या होगा, जब अल्टीमेटली डोमिनेट कर रहा हो। 10-10 क्या होगा, जब कोई कुछ ना कर रहा हो, दोनों बराबर हो। ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये बहुत दिया जाना चाहिए पर दिया नहीं जाता। ठीक है, तो भाई मेन क्राइटेरिया तो यहाँ खत्म हो गया, राइट, जजिंग क्राइटेरिया यहाँ पे खत्म हो गया। अब थोड़ा सा रेफरी वाले पार्ट में भी चलते हैं, है ना। जजिंग अगर आपको देखनी थी तो यहाँ पे ये सारा पार्ट खत्म हो गया, समझ गए कैसे प्रायोरिटी होती है, कैसे पॉइंट सिस्टम दिया जाता है, किस चीज़ की पहली प्रायोरिटी होती है, किस चीज़ की लास्ट प्रायोरिटी होती है, एक्चुअली किताब में क्या लिखा हुआ है, और एक्चुअली जजेस क्या चूतियापा करते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आपको ठीक ठाक समझा दी। अब थोड़ा सा रेफरी के पार्ट में चलते हैं कि वो फाउल्स जो इस यूनिफाइड सिस्टम में बताए गए हैं कि क्या क्या फाउल होंगे। फटाफट, पहले आपको पता है कि एक फाउल जो होता है हेडबट तो होता ही होता है, दूसरा आई गॉजिंग या आई जब उंगली चली जाती है एक आंख में, जिसमें जजेस को एक्चुअली फाउल देना चाहिए, वो सिर्फ फाइट को रोकते हैं, किसी को पनिश नहीं करते हैं, जो मेरे हिसाब से पनिश करना चाहिए। अगर आप पनिश नहीं करेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे, तो आप ये उम्मीद रखिए कि वो आंख उंगली जो है वो खुली रहेगी। अपने ओपोनेंट के ऊपर थूकना या बाइट करना, उसको ये भी फाउल होता है। मैंने तो भाई एक फाइट देखी है जहां पे एक्चुअली ओपोनेंट को सामने वाले ने बाइट किया बट जजेस ने उसके पॉइंट नहीं काटे, सॉरी रेफरी ने उसके पॉइंट नहीं काटे। फिश शोकिंग तो आपको पता है ना, उंगली फंसा के मुंह में उंगली फंसा के ऊपर खींचने को कहते हैं फिश शोकिंग, ये रेसलिंग में होता है। आप बाल नहीं खींच सकते, आप उठा के अपने अपोनेंट को ऐसे नहीं पटक सकते कि पहले उसका सर कैनवास पे टकराए। यानी कि आपको याद है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में आपने पाइल ड्राइविंग देखी है जिसमें मुंडी उल्टी करके मारते हैं, ऐसा आप एमएमए में नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फाउल में। बैक ऑफ द हेड आप स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते, बल्कि ये बात लगे कि हमको दिन भर ये दिखता रहता है कि भाई बैक ऑफ द हेड स्ट्राइकिंग हो रही है, बट रेफरी उसको नहीं रोकता है।
तो मैंने बताया ना, वो कागज में कुछ और है और असलियत में कुछ और होती है चीजें। आप थ्रोट स्ट्राइकिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी के गले में पंच नहीं मार सकते हैं। पल्स सिक्स एल्बो तो आपको पता है कि वो हट चुका है। आप किसी ग्राउंडेड फाइटर जो है, ग्राउंडेड फाइटर अब वो है जिसको, पहले आपको अगर क्या था, ग्राउंडेड फाइटर वो होता था जिसके दोनों हाथ कैनवास पे हो, नहीं। अब वो ग्राउंडेड फाइटर है जिसके ना सिर्फ दोनों हाथ कैनवास में हो, बाकी उन हाथों में वजन भी हो, यानी कि वो उन हाथों के माध्यम से टिका हुआ हो कैनवास में, तब उसको ग्राउंडेड फाइटर माना जाएगा। और अगर ग्राउंडेड फाइटर है तो उसको आप नी नहीं मार सकते, ये बात सीख लिया होगा प्योटर यार ने अभी तक। इसके अलावा आप उसको स्टॉम्प भी नहीं कर सकते, पैरों से कुचल भी नहीं सकते। आप सामने वाले ओपोनेंट के ग्लव्स नहीं पकड़ सकते। अगर आप फैंस को ग्रैब कर रहे हैं तो वो भी फाउल है, बट जजेस, रेफरी जो है मोस्टली इसको इग्नोर करता है। एक स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन वाली बात आपको समझ नहीं होगी, स्मॉल, माफ कीजिएगा मेरी खांसी की वजह से, स्मॉल पॉइंट जॉइंट मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप अपने अपोनेंट का हाथ पकड़ सकते हैं बट एक उंगली नहीं पकड़ सकते। आप समझ रहे हैं? बहुत आसान, सामने वाले का हाथ पकड़ के उसको कुछ करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक उंगली तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक उंगली तोड़ नहीं सकते एमएमए में, ठीक है? ये भी बैन है, ये भी फाउल है, ठीक है? किसी भी ओपनिंग में, इंसान के किसी भी ओपनिंग में हाथ डालना मना है। आपको ओपनिंग बोले तो मुंह में हाथ डालना मना है, पिछवाड़े में ओपनिंग है एक, वहां पर भी हाथ डालना मना है। और तो और अगर सामने वाले को कोई डैमेज हुआ है और कोई वुंड ओपन हुआ है तो उसके अंदर हाथ डालना मना है। एक रूल ये भी है कि टिमिडिटी आप नहीं दिखा सकते। अगर आप कायरता दिखाते हैं केज में तो भी फाउल हो सकता है। ये पूरा का पूरा रेफरी पर डिपेंडेंट है कि वो कायरता का उसकी क्या डेफिनेशन है और वो कैसे उसको जज करता है। एक और क्राइटेरिया है कि आप बकचोदी ज़्यादा नहीं कर सकते एंगेज में। अगर रेफरी को लगता है कि आपकी बकचोदी की वजह से सामने वाले फाइटर को दिक्कत हो रही है तो वो आपको फाउल करके आपके पॉइंट काट सकता है, बट मोस्टली रेफरी ये नहीं करते हैं और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। किसी भी अपोनेंट को बैल साउंड होने के बाद पंच करना, किक करना मना है, फाउल हो सकता है, पॉइंट लिया जा सकता है, बट लिया नहीं जाता है। हॉली होम से पूछ लेना। अब ये तो एक और चुतियापे वाला है कि ब्रेक के दौरान अगर आप ओपोनेंट पे हमला करते हैं तो ये तो बिल्कुल ही, वो तो पुलिस ही केस बन जाना है, क्योंकि अब वो फाइट का तो टाइम नहीं है। ब्रेक के दौरान अगर आप करते हैं तो इट्स अ पुलिस केस। एक और फाउल है कि अगर ओवरली इंटरफेयर करता है ना आपका कॉर्नर, सामने वाले ओपोनेंट को बार बार ऊपर से खड़ा होकर बकचोदी करता है, तो दैट इज ऑल्सो अ फाउल, उस पे भी पॉइंट काटा जा सकता है। यार मैं ना, मेरे को बताना कि आप में से कितने लोग एंड तक आए हैं। और ये ना, इसकी कॉपी एक मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त, अपना नॉलेज बढ़ाते रहो, अपने आसपास के लोगों को नॉलेज बढ़ाते रहो। मैं आपको बताता हूँ ना, एक ज़िंदगी में ना क्या होता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस होती है, यानी कि चूतिया आदमी बहुत खुश रहता है। पर चूतिया की खुशी की क्या इज्जत यार। अपना नॉलेज बढ़ाओ, हर चीज़ों बढ़ाओ, खूब पढ़ो, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, बेंचत गंदगी है, न्यूज़ चैनल मत देखो, गंदगी है। पढ़ो, हर चीज़ के बारे में पढ़ो, हर चीज़ के दोनों साइड के बारे में पढ़ो, और फिर अपनी सोच बनाओ, अपनी सोच खुद बनाओ। एनीवेज, ये सब बकचोदी तुम सुनते रहते हो। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।